फिर से जाने का अब नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू मासेस। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लोग क्या लेते हैं? इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट, तो f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हम लोगों का इक्वेशन आएगा। ठीक है, g मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एंड m मतलब होता है m1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा m2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अर्थ या फिर सन तुम लोग यहाँ पे ले सकते हो, प्लेनेट और सन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या फिर टू मासेस या फिर अर्थ एंड सन। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जी का वैल्यू कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 into 10 to the power -11, यूनिट इसका रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम लोग उसका टॉपिक देखेंगे तब देख लेंगे, यही पे देख लेते हैं पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? क्या करना, हम लोगों ने अभी अभी क्या निकाले? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले। देयर तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको देना इक्वेशन 1। एंड दूसरा एक फोर्स हम लोग लेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड लॉ। ओवर तो क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ? F इक्वल्स टू एम ए, क्या लेंगे हम लोग? F इक्वल्स टू एम ए, ए भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, जी भी ले सकते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? mg इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 क्या है? g mm अपॉन r स्क्वायर। m से m कैंसिल, g इक्वल्स टू क्या मिलेगा? g m अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। g का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू वेरी करेगा जब तुम लोग पोल पे रहोगे और इक्वेटर पे रहोगे, तो ये वैल्यू हम लोगों का वेरी होता है। बट नॉर्मली ये वैल्यू अर्थ के ऊपर 9.8 ये कांस्टेंट है। अर्थ के ऊपर ये वैल्यू कैसी है? 9.8, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इक्वेटर के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी और पोल के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट बोले तो कितनी? 9.78 टू 9.87, इतना डिफरेंस आएगा सिर्फ। इक्वेटर और पोल का जो भी डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ कहां पे चेंज होता है? अर्थ के सेंटर पे। कहां पे चेंज होता है? अर्थ के सेंटर पे। तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बोर्ड में आया है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो सिर्फ सेंटर को छोड़ के बाकी हर जगह पे उसका वैल्यू कितना रहेगा? 9.8 या फिर 9.78, इतना कुछ तो भी उसका वैल्यू रहता है। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिट क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान में रखना, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है? टॉपिक बताओ फटाफट। मास एंड वेट का लेक्चर। ये भी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी है बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन कैल्कुलस लॉ। मास एंड वेट। मास क्या होता है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट ऑफ
मास को होल्ड करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे उसका मास। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग इसका? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है? Weight is the force between The weight is the force with which होगा ना, with which the earth attracts the object। अब मास मतलब क्या? जैसे सपोज ये पेन, ये मैटर, ये इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, ये हो जाएगा इसका मास। वेट मतलब क्या? तो वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अर्थ के ग्रेविटी के ऊपर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के ऊपर। जैसे अगर हम लोग मून पे जाते हैं या फिर हम लोग मार्स पे जाते हैं तो वेट उसके ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वहां की ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मास ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? हो कि नहीं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका यूनिट, अच्छा स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है मास का? ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी and SI unit of weight is Newton। न्यूटन को कैपिटल N से डिनोट करता है। और एक पॉइंट कौन सा आ सकता है इसमें? हायर द मास, हायर द इनर्शिया। The weight being a force. हायर द मास, हायर द इनर्शिया। फिर सेम पॉइंट यहाँ पे कौन सा आएगा? The weight being a force. द वेट Being a force. सर आपने I लिखा बीइंग है ना, being a force. बीइंग अ और एक पॉइंट है फोर्स। क्या हुआ? HEIGHER इसमें और सर एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, मास mass of the object can change place to place. do not change place to place। Weight of the object can change place to place. Weight of an object Can change place to place. can change Place to place. place to place। ठीक है, तो ये अच्छे से करना, इसको आता ही है। उसके बाद पेज नंबर 9 देखो, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 के ऊपर ये बॉक्स दिया हुआ है। ये बॉक्स अच्छे से करके रखना, ये वाला बॉक्स। ये बॉक्स फिलअप करने के लिए आता है कभी कभी, क्योंकि एक बार पूछा है जुलाई में जो पेपर होता है उसमें ये बॉक्स पूछा हुआ है, तो ये बॉक्स अच्छे से करके रखो। ये फिलअप करने के लिए आएगा। जैसे सपोज सरफेस ऑफ अर्थ दिया हुआ रहेगा, कितने हाइट पे है ये तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई तो भी हाइट तुम लोगों को दिया रहेगा, वहां पे माउंट एवरेस्ट नहीं दिया रहेगा, तो ये इस तरीके से आता है, तो इसको अच्छे से करके रखना, ठीक है। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से इन द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ग्रेविटी के अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। अब ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरना, नॉर्मली हम लोगों के ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट होती है वो ऐसी एक्ट होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। हम लोगों के ऊपर जो
ग्रेविटी एक्ट होती है वो इसी तरीके से एक्ट होगी, तो उसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो वो हो गया फ्री फॉल। यहाँ पे जी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? नीचे आ रहा है पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? नॉर्मली हम लोग तीन इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड s इक्वल्स टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड कौन सा है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फ्री फॉल में चेंजेस होते हैं इन फ्री फॉल और फॉर फ्री फॉल यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? ए को हम लोग रिप्लेस करते हैं जी से। ए को कैसे रिप्लेस करते हैं? जी से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहता। क्या नहीं रहता? इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहता। फाइनल वेलोसिटी कुछ तो भी होगा, उसको हम लोग v ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस करना है तो क्या चेंजेस होंगी ये देख लेते हैं। v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अब v इक्वल्स टू u कितना हो गया? 0, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसके पास नहीं रहता। a की जगह पे क्या लेना है? g, और ये t एज इट इज। सेकेंड लॉ s इक्वल्स टू u कितना है? 0, 0 इंटू t 0, बचा क्या? हाफ a की जगह पे g, तो ये हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। एंड थर्ड हम लोग लेते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs u हो जाएगा 0, 2gs। इसी इक्वेशन को v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gs भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फ्री फॉल। फ्री फॉल में तुम लोगों को हाँ ये वाले इक्वेशंस भी है, बाकी इक्वेशंस नहीं है। अब डेफिनेशन वहां पे व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली, या फिर फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन लेंगे। क्या नहीं आता? आ गया तो बोलते हैं ना किस्मत किसी की मोहताज नहीं होती। बराबर है ना? देवेश, किस्मत किसी की मोहताज नहीं होती। आ गया गलती से तो क्या ही करेगा? जैसे मेरे काम तेज है ना, वैसे उसके भी पेज नंबर 13 पे आप लोगों को एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन मार्क करो। वहां पे तुम लोगों के पास होगा ही ना एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी हाँ, तो वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब एस्केप वेलोसिटी होता क्या है? एस्केप मतलब क्या होता है? भागना नहीं होता है। एस्केप मतलब भागना नहीं होता है, और एस्केप मतलब कि छोड़ के जाना। जो तुझे अच्छा लगता है ना? अच्छा, घर से एस्केप होना है तेरे को? मम्मी को बोल दो फोन करके घर से, इसको घर से बाहर निकालो करके। ये वीडियो, ये क्लिप ना मम्मी को भेज दूंगा एडिट करके, है ना? मम्मी को भेज दूंगा, पापा को दिखाई दूंगा आपकी लड़की ऐसी बोल रही है, धक्के मार को निकालो करके मेरे को। हाँ कंटिन्यू क्या? मम्मी बाहर निकलती देगी इसके बाद। चलो तो एस्केप मतलब क्या होता है? एस्केप मतलब छोड़ के जाना। एस्केप मतलब क्या होता है? छोड़ के जाना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को, ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पे? कितने किलोमीटर पे? 36 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से 36 किलोमीटर पे क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के, मतलब अर्थ का सरफेस छोड़ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके जब ये स्पेस में जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ये स्पेस में जाएगा, मतलब कि ये फिर से वापस आएगा क्या? अर्थ के ऊपर। एक बार गया स्पेस में तो ये वापस आ रहा है कि अर्थ के ऊपर? नहीं आ रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट ने इस अर्थ की सरफेस को एस्केप किया। क्या किया? एस्केप किया, छोड़ के गया। अब ये वापस नहीं आएगा। उसको हम लोग बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेशन दिया है हम लोगों को, डायरेक्ट डेरिवेशन लेते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m,
डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करना। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, तो जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे रहेगा तो उसके पास, जैसे कि यहाँ से उड़ने वाला है, तो इसके पास इसका काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, और हम लोग दोनों को मिला के इसका टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, इसको बिना इक्वेशन 1। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस gmm अपॉन r, इसको देते हैं इक्वेशन 2। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी। हाँ, माइनस क्यों लिए, क्योंकि हम लोग जो निकाल रहे हैं ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों में डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नेगेटिव रहेगा हर बार, क्योंकि हम लोगों को ये डायरेक्शन शो करता है, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है। जब हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो ये पॉजिटिव होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। बट हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में होता है। मतलब जब हम लोग अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर अपोजिट फोर्स एक्ट होता है। जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन आता है। नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं mgh, यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं किया, ठीक है। g का वैल्यू पुटअप करके तुम लोग ये वाला वैल्यू ला सकते हो, वही 11th में लेंगे थोड़ा। टोटल एनर्जी निकालेंगे इसका, टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm अपॉन r, क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r, इसको देना इक्वेशन 3, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसके लिए हुआ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब किसके लिए निकालेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस को एस्केप करेगा, मतलब स्पेस में, तो अब हम लोग निकालेंगे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसके लिए निकालेगा, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या मिलेगा हम लोगों को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहे हैं। स्पेस में मास कितना होता है, स्पेस में एयर है क्या, ग्रेविटी है क्या, नहीं, तो हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हम लोगों का 0। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि हम लोग इंफिनिटी पे जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, इंफिनिटी पे। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना लिया हम लोगों ने, माइनस gmm अपॉन r, डिस्टेंस कितना मिल रहा है हम लोगों को, इंफिनिटी, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा माइनस gmm अपॉन इनफाइनाइट, और इंफिनिटी का मतलब होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो टोटल एनर्जी कितना निकलेगा, देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, आता है। Therefore, the total energy of an object कितना होगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी भी कितना आया, 0। इसको देते हैं इक्वेशन 4। अब क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है प्रिंसिपल, टोटल एनर्जी 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी 2, दो एनर्जी को कंपेयर किया जाता है। टोटल एनर्जी 1 कितना निकाला हम लोगों ने, हाफ mv स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन लिखेंगे,
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी कितना है 0। ये माइनस वाली टर्म को इक्वल्स टू के उधर भेज दो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर, यहाँ से एक m यहाँ से एक m कैंसिल, 2 को भेज दो, ये 2 डिवाइड में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm अपॉन r, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2gm अपॉन r। ये हो जाएगा हम लोगों का एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज होता है। क्या चेंज होता है इसके अंदर, क्या चेंज होता है, gm इक्वल्स टू क्या होता है, बट gm इक्वल्स टू होता है gr स्क्वायर। क्या होता है, gm इक्वल्स टू gr स्क्वायर, तो gm की जगह पे gr स्क्वायर पुट अप करता है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 gr स्क्वायर अपॉन r को एज इट इज रखो, r स्क्वायर से r कैंसिल, तो v इक्वल्स टू क्या मिलेगा अंडर रूट 2 gr। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, यहाँ पे लिखना ESC एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, 3 या 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्या हुआ सर 5 मार्क के लिए पूछेंगे तो इतना बड़ा डायमेंशन काफी लिखना पड़ेगा। काफी है ना, मतलब 5 मार्क्स के लिए तुम लोगों को आंसर होते ही क्या है, एकदम छटाक छटाक भरेंगे तो आंसर होता है, ये तो बहुत बड़ा होगा इसके हिसाब से। केपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, केपलर्स लॉ अच्छे से करके रखना। ठीक है, डेरिवेशन लेते हैं, अंडर रूट 8 वाला डेरिवेशन लेते हैं और प्लैनेट ए और बी वाला लेते हैं। अंडर रूट 8 वाला एक डेरिवेशन है ना अपने पास, और प्लैनेट ए और बी वाला है। ओके, चलो देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतने में नहीं पूछा है, 1-2 साल में अभी नहीं पूछा है, लेकिन उसके पहले बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 बार पूछा है, तो इसको अच्छे से करके रखना। लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी t, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ये कितना है, कैपिटल T। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना दिया है, कैपिटल T दिया है, और उसका डिस्टेंस कितना है। सपोज यहां से ये सेंटर है, यहां पे वो ऑब्जेक्ट है, और ये इस प्लैनेट के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो जो डिस्टेंस हम लोगों को दिया है वो कितना दिया है, r। मतलब हम लोग इसको ले सकते हैं t और r। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हो रहा है, प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, मतलब कि जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा, जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो 2r, मतलब 2 टाइम्स जब ये डिस्टेंस होगा, तो फ्रॉम द स्टार इट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी अंडर रूट 8t, मतलब कि हम लोगों को जो नया टाइम पीरियड मिलेगा वो कितना मिलने को होना, अंडर रूट 8t इतना मिलने को होना। ठीक है, इसके लिए 2r डिस्टेंस के लिए तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले केपलर्स थर्ड लॉ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, तो केपलर का थर्ड लॉ क्या है हम लोगों का, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब, इसको लेना इक्वेशन 1। अब कंडीशन चेंज, कंडीशन क्या हो जाएगी, नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, कितने डिस्टेंस के ऊपर, 2r, नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, डिस्टेंस अपने को दिया है, तो डिस्टेंस तुम लोग कितना लोगे, 2r, t दिया है क्या, नहीं, तो हम लोग इसको लेंगे, इसको ले लो t1, दूसरा जो आएगा वो t2 आएगा, तो t2 स्क्वायर इक्वल्स टू k 2r का क्यूब, बताओ 2r का क्यूब, क्योंकि r का क्यूब है, तो r के जगह पे अपन ने क्या रखे, 2r रखे, तो 2r का क्यूब हो जाएगा, तो t2 स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 2 का क्यूब 8, r का क्यूब r क्यूब, इसको देते इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, t2 स्क्वायर इक्वल्स टू k 8 r क्यूब अपॉन, डिवाइड करना है, तो t1 कितना है, t1 स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन में क्या आएगा, k r क्यूब, k r क्यूब, k से k कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, क्या बचा
T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा है 8 बचा है। T1 स्क्वायर को इक्वल्स टू के उधर लेके जाओ, क्या मिलेगा हम लोगों को T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 T1 स्क्वायर। क्या करेंगे इसको टेकिंग स्क्वायर रूट, मतलब कि TSR तो क्या मिलेगा T हाँ T2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 T1। हम लोगों को यही शो करना था टाइम पीरियड अंडर रूट 8 T। हम लोगों ने 1 और 2 के फॉर्म में लिया, इस वजह से यहाँ पे T1 आया। ठीक है, डैश के फॉर्म में लेना है तो डैश के फॉर्म में भी ले सकते हैं। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में कोर्स में जब लिए थे तो हम लोगों ने इसको डैश के फॉर्म में लिए, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। T1 T2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं और T एंड T डैश के फॉर्म में भी ले सकते हैं। T डैश क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है, इस वजह से मैंने T डैश नहीं लिए। ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी वाला। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है। लिख रहे क्या? फोटो ले लो, फोटो अगर चाहिए होगा तो फोटो लेके रहो। एक लिमिट देखो क्या बोला है, द प्लेनेट ऑफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए। हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया बहुत बारी। द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। पहले इसको डिफाइन करके इसका इक्वेशन लिखो। गिवन से स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है इसको। रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट ए मतलब आर ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी, मतलब ये हो जाएगा आर बी अपॉन 2। ठीक है, अच्छे से ध्यान दो। इसके बाद क्या बोला है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे मास ऑफ प्लेनेट ए कितना है एम ए। व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मतलब निकालना क्या है हम लोगों को प्लेनेट बी का मास, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी is half that of its value on A, is half that value on A, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे GA अपॉन। ये कंडीशन अगर तुम लोगों को समझ गई तो तुम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मतलब हम लोगों को फाइंड करना है मास ऑफ प्लेनेट बी एंड बी। फॉर्मूला G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। कंडीशन हम लोग क्या दिए, कंडीशन A और B वाली दी है। कंडीशन कौन सी दी है, A और B वाली। तो फॉर्मूले को A और B के फॉर्म में लिखने का, फ्रॉम फॉर्मूला क्या करना, GA इक्वल्स टू कैपिटल G कांस्टेंट होता है, इसको AB के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। एम ए अपने को दिया है, आर ए अपने को दिया है, तो ये ए बी के फॉर्म में आएगा, इसको देना इक्वेशन 1। दूसरा जी बी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर, इसको देना इक्वेशन 2। क्या करना है, इक्वेशन अपने को बी का मास निकालना है ना, एम बी का, एम बी को ऊपर रखना है, तो बी को मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है हम लोगों का, GB, इक्वेशन 1 क्या है, GA। इधर देखो, इक्वेशन 2 GMB अपॉन RB स्क्वायर, GMB अपॉन RB का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखेंगे इसको। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखने का, GA का जो भी वैल्यू रहेगा, GA डिवाइड में लिखना है ना, मतलब इसके डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखना इसको, ये वाला जो टर्म। तो उल्टा अगर लिखना है तो आर ए स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, बराबर है। हाँ, तो ये आर ए स्क्वायर ऊपर गया अपॉन आर ए स्क्वायर अपॉन जी एम ए का जी एम ए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी बी अपॉन जी ए इक्वल टू बोल बोल, नहीं जे नहीं, जी है, बी और ए दोनों का दिया नहीं, इस वजह से इसको रखना है। अगर ए बी दिया नहीं रहता तो कट जाता हूं, तो जी बी अपॉन जी ए इक्वल्स टू एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर इंटू
आर ए स्क्वायर अपॉन एम ए। अब जो वैल्यूज तुम लोगों को दी है उतनी ही वैल्यूज पुटअप करना, बाकी एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो आर ए कितना दिया है अपने को, आर बी अपॉन 2, आर ए कितना दिया है, आर बी अपॉन 2। एम ए दिया है क्या अपने को, नहीं दिया है, एम ए इक्वल टू कुछ नहीं है, एम ए को एज इट इज रहने दो। उसके बाद जीबी दिया है क्या अपने को, जीबी दिया है, जीबी कितना है, जी ए अपॉन 2, कितना है, जी ए अपॉन 2 है। तो क्या करेंगे, जीबी के जगह पे, ये जीबी के जगह पे जी ए अपॉन 2 पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा जी ए अपॉन 2 इंटू, जी ए नहीं दिया है तो जी ए को एज इट इज रखो, इक्वल्स टू, एम बी दिया है अपने को, नहीं एम बी निकालना है तो एम बी को एज इट इज रहने दो, अपॉन आर बी दिया है क्या, आर बी भी नहीं दिया है, उसको भी एज इट इज रहने दो, इंटू आर ए कितना है, आर बी अपॉन 2, तो आर बी अपॉन 2 इसका स्क्वायर, देन एम ए कितना है, एम ए है, जी ए से जी ए कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इंटू, हाँ तो रुकना पहले करते हैं तो इसको, आर बी का स्क्वायर तो करते हैं, आर बी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन एम ए, तो ये आर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 डिवाइड में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, एम ए डिवाइड में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 4 एम ए अपॉन 2 इक्वल्स टू एम बी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो निकालना क्या था अपने को, एम बी निकालना था, ठीक है। इसको एम बी के फॉर्म में लिखो, तो एम बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 एम ए, ठीक है। ये अच्छे से करके रखना, 3 मार्क के लिए आएगा। न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, वही आते हैं वही वाले करते हैं, बिना फोटो जल्दी लो। हो गया चलो An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. मतलब कि सपोज टेबल पे हम लोगों ने एक बॉल रखे, उसको हम लोग नीचे गिरा रहे, तो टेबल से नीचे जाने के लिए, ग्राउंड पे जाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड का टाइम लगा, और हाइट कितना था, 5 मीटर का हाइट था, मतलब 5 मीटर के हाइट से उसको नीचे जाने के लिए 5 सेकेंड लगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट, क्या निकालना है हम लोगों को, जी का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूलेस कौन से लगेंगे, 3 फॉर्मूलेस हम लोगों ने देखे, v इक्वल्स टू u, v इक्वल्स टू gt, s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs ना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें से, सेकंड वाला, पहले गिवन लिखने का, गिवन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, टाइम दिया है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, उसके बाद हाइट दिया है, हाइट को s से डिनोट किया है, यहाँ पे हाइट कितना दिया है, 5 मीटर का, और अपने को निकालना है 2 पॉइंट में लिखेंगे जी। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करो, s कितना है 5 इक्वल्स टू हाफ इंटू g कितना है, g अपने को निकालना है, एंड t कितना है 5 का स्क्वायर, ये 2 डिवाइड में इक्वल्स टू के इधर ला दो, 5 2 हो जाएगा 10 इक्वल्स टू g इंटू 5 का स्क्वायर 25 जी के साथ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के इधर ला दो, 10 अपॉन हो जाएगा 25 इक्वल्स टू जी, 5 2 जा 5 जा, मतलब जी कितना हुआ 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, फाइनल आंसर में क्या है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है, हाफ मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। छोटी छोटी बातें के ऊपर ध्यान देना, यही से मार्क्स कटता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। एक पत्थर या फिर बॉल लिया हम लोगों ने, उसको ऊपर फेंके, कहां तक पहुंचा वो 500 मीटर तक, मतलब हम लोगों को हाइट कितनी दी है, हाइट कितनी दी है अपने को 500 मीटर तक। What was its initial velocity? How long the object take to come back to the earth? मतलब ऊपर हम लोगों ने उसको फेंके, ऊपर जब हम लोगों ने उसको फेंके तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, मतलब u कितना था, तो वो u निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, बोलते क्या, इनिशियल वेलोसिटी u निकालना है। उसके बाद दूसरा क्या है,
हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब कि हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो वो कहां तक गया था, 500 मीटर तक, ठीक है। उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम भी अपने को निकालना है। टी, और जी का वैल्यू दिया है हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा रहेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2GS 2GS। ये एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, GS दिया है, बी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बी की जगह पे ले लेना U, क्योंकि इनिशियल निकालना है। और सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, V इक्वल्स टू GT हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अपने पास, अपने को निकालना है टाइम, तो V की जगह पे U ले लेना। फ्रॉम फॉर्मूला 1, फॉर्मूला है ये, U स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS, U स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कितना है, 2 है, G कितना है 10, और S कितना दिया है 500, तो ये हो जाएगा U स्क्वायर इक्वल्स टू 5 2 10 10 10 100, और ये 2 0, तो U इक्वल टू कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 10,000, U कितना आया, कितना आएगा 100 मीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड फॉर्मूला यूज करो यहाँ से, फ्रॉम फॉर्मूला 2, U इक्वल्स टू GT, U कितना निकाले हम लोगों ने 100, तो ये 100 इक्वल्स टू G, अपने को यहाँ पे G दिया है, G कितना दिया है 10 इंटू टाइम अपने को निकालना है, 10 को डिवाइड में ला लो, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 10 इक्वल्स टू T, 0 0 कैंसिल, T कितना बचा 10, ठीक है। ये टाइम कौन सा बचा, ये टाइम कौन सा निकला, ऊपर जाने के लिए, मतलब कि 10 सेकेंड अगर उसको 500 मीटर ऊपर जाने के लिए लगा है, तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 seconds. सेम 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा एज द टाइम T is equals to 2 into T. T इक्वल्स टू 2 इंटू T. 10, तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड। इसका भी फाइनल आंसर तुम लोगों को इसके जैसा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज U इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू टेक टू बैक टू द अर्थ इज T इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। ये अच्छे से करके रखो, 1 2 और है। उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला क्वेश्चन और ई वाला क्वेश्चन जो है C एंड E, ये अच्छे से करके रखेंगे, इजी है, इसी टाइप के क्वेश्चन से हो, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 का C और E हम लोगों ने A B और D लिए, ठीक है। C और E तुम लोगों को करना है, ज्यादा कैलकुलेशन वाले पूछते नहीं है।